कुछ आवाज ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती। वंदे मातरम। अयोध्या जैसी जो धर्म भूमि है वहाँ पर लता मंगेशकर चौक बनाया गया है। देखिए, एक कलाकार की जिंदगी ऐसी होती है, कुछ कारणों की वजह से मेरा म्यूजिक वहीं पे खत्म हो गया। एक ऐसी ही युवा आवाज है एमन जावेद फारूकी। ये आवाज अब लाखों लोगों के लिए एक पहचान बन गई है। एक युवा बेटी को लता मंगेशकर का अवार्ड दिया जाता है, यही नहीं वुमेन अचीवर अवार्ड भी दिया जाता है। एमन जावेद फारूकी की जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से बीता, लेकिन इसके बावजूद एमन ने हालातों से कभी समझौता नहीं किया। आज फिल्मटिक्स के स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं वही आवाज़। हम आपका परिचय कराते हैं। एमन हमारे साथ हैं। फिल्मटिक्स की पूरी टीम यहाँ पर उनका खैर मकदम करने के लिए बैठी हुई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रश्मि सिंह मौजूद हैं, रश्मि राय मौजूद हैं और चेष्टा भी हैं। और इस क्षण पर एमन का परिवार, एमन की माताजी और एमन की छोटी बहन भी इस स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। एमन, बहुत स्वागत है आपका फिल्मटिक्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि बात उनसे की जाती है जिनको कोई विषय होता है। आप तो अपने आप में किताब हैं। तो आपकी जो पहचान है वो आपकी आवाज़ है। तो हम सोच रहे हैं कि शुरुआत किसी आवाज़ से ही हो जाए पहले हमारे दर्शकों के लिए। ज़रूर ज़रूर, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशनसीबी की बात होगी कि गाने का मौका मिले। क्या सुनना चाहेंगे आप? कुछ भी। तो क्यों ना, इतना अच्छा आज हमारा एक पॉडकास्ट चल रहा है तो शुरुआत एक देशभक्ति गीत से। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा मोस्ट फेवरेट देशभक्ति गीत जो है, हमारा राष्ट्रीय गीत भी है, वंदे मातरम, वही थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। बहुत ही जिसे कहें बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और जो हमने अपने बातों की शुरुआत की थी कि कुछ आवाज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और निश्चित ही हम लोगों ने इस आवाज़ को, इस गीत को न सिर्फ भक्ति से ओतप्रोत होकर बल्कि महसूस भी किया है। बहुत एमन, बहुत कम उम्र है आपकी, लेकिन खिताब एक काफ़ी बड़ा आपको मिला। एक वर्सेटाइल आवाज़ बॉलीवुड की दुनिया में जानी जाती रही लता जी की। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज उनके सम्मान में अयोध्या जैसी जो धर्म भूमि है वहाँ पर लता मंगेशकर चौक बनाया गया। और हमारे लिए एक बड़ा फ़ख्र का विषय है कि हमारे साथ जो हमारी मेहमान बैठी है उसे छोटी लता भी कहा गया। समझना चाहेंगे कि जब ये खिताब आपको मिला आपने कैसा महसूस किया? तो आज भी जब उस खिताब के बारे में मैं बात करती हूँ तो बात करते हुए थोड़ी मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि मेरी पूज्य हैं लता मंगेशकर जी और उनको ही अपनी इंस्पिरेशन मैंने माना है हमेशा। मेरी मदर ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया था उनके गानों से, और उनके थ्रू मैंने अपनी ज़िंदगी जीना सीख लिया। उनका एक गाना भी बहुत मेरा फेवरेट है, ए मेरे दिले नादान तो गम से ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। तो सुनेंगे अभी। तो उस गीत से मैं अपनी ज़िंदगी को काफ़ी रिलेट करती हूँ। खैर, बात आती है अगर ख़िताब की, तो जिस दिन मुझे ये ख़िताब मिला था मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा धर्म संकट वाली सिचुएशन थी मेरी कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ। उनके तो पैरों की धूल बनना भी बहुत बड़ी बात है और मुझे इतना बड़ा टाइटल मिल रहा है तो मैं उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। बट फाइनली लोगों का प्यार एक्सेप्ट करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी ने अगर मुझे इतने प्यार से टाइटल दिया है, दिल्ली में लाडली फाउंडेशन से मुझे ये टाइटल मिला था,
उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पे मुझे छोटी लता जी के खिताब से ऑनर किया गया है। तो आज भी बात करती हूँ तो बहुत मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, थोड़ा खुश हो जाती हूँ, थोड़ा डर भी लगता है कि कैसे एक्सेप्ट बड़ी करूँ जिम्मेदारी इस भी चीज़ बढ़ को। जाती बहुत है इतना बड़ा जिम्मेदारी सम्मान महसूस- मिलने के बाद। जी, तो बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि अभी अपने आप को उस लायक मैं समझती नहीं हूँ कि मुझे मैं खुद से अपने बारे में ऐसा बोल पाऊँ, पर जो दूसरों का प्यार है वो हमेशा मैं एक्सेप्ट करना ही पसंद करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो इस जो आपकी कला है, कहते हैं कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोगों का गॉड गिफ्ट होता है, और आपके साथ ये दोनों चीज़ मिक्स हो रही हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी। इस जो आपकी कला है, इसको धार देने के लिए एमन पढ़ाई भी करती हैं, एमन परिवार के साथ भी रहती हैं, तो इस कला को धार देने के लिए कैसे समय मिलता है? क्या कुछ नया प्रयोग सोचती हैं एमन कि हमें अपनी आवाज़ के साथ और प्रयोग करना चाहिए? जैसे वी आर द जर्नलिस्ट, हम लोग भी सोचते हैं कि हमारा जो इंटरफेस जा रहा है, हम लोग जो पीटीसी कर रहे हैं, उसमें कुछ नया होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। तो इसके लिए एमन क्या प्रयास करती हैं? देखिए, एक कलाकार की ज़िंदगी ऐसी होती है कि अगर आप किसी कला में आपने एंट्री ले ली, आपको कोई कला है जिस पे आपको काम करना है, तो अगर आप उसको ही अपनी लाइफस्टाइल बना लेंगे तो आपको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से कुछ करने की। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं रियाज़ नहीं करती, मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन जैसे मेरे लिए खाना ज़रूरी है, जैसे मेरे लिए पानी पीना ज़रूरी है, जैसे मेरे लिए पढ़ना ज़रूरी है, जैसे मेरे लिए सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही मेरे लिए गाना गाना ज़रूरी है। संगीत से बहुत तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी के इन ज़रूरी कामों को नहीं करूँगी तो शायद मेरे अंदर जो मेरी पहचान है खुद से आके नहीं मिला पाऊँगी मैं। तो ये चीज़ मेरे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे, और जब आप कोई काम डेली करते हैं तो उसमें तो आप अच्छे होते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि इसको मैं अपनी लाइफस्टाइल से अलग ना करूँ, इसको हैबिट बनाऊँ। इतनी सी बड़ी थी आप जब पहली बार आपने माइक पकड़ा था, और हम लोगों ने वो आवाज़ भी सुनी थी, देयर वॉज लॉट ऑफ गूज बम्प्स कि इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी बुलंद आवाज़ हम लोगों को अट्रैक्ट किया था। कैसे माइक जब फर्स्ट टाइम हाथ में आया, इसके पीछे की क्या कहानी है? कैसे माइक आपने उठाया, कैसे इसके बारे में सोचा कि कैसे ये आपको आना चाहिए? तो जब मैंने पहली बार माइक पे मतलब स्टेज पे परफॉर्म किया था, माइक हाथ में आया था, तब तो मैं बहुत छोटी थी, केजी क्लास में थी। और जी, पहली बार जब स्टेज पे परफॉर्म किया था, और उस कंपटीशन में मैंने सेकंड प्राइज़ भी जीता था। बहुत ही छोटी थी, आनंद भवन स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम पे मैं। तो वहाँ पे मैं गाना भूल गई थी स्टेज पे, डर के मारे गाना याद नहीं था कि क्या गाना है। तो मेरी माँ ने मुझे वो गाना सिखाया था इमोशंस और एक्शंस के साथ। तो मेरी मॉम जस्ट बैक स्टेज ही खड़ी हुई थी, मैं गाना गाते गाते एकदम से भूल गई, मैंने माइक नीचे रखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने देखा मेरी मम्मी डांस कर रही हैं, मुझे याद आ गया गाना। फिर मैंने माइक उठाया, मैंने गाना स्टार्ट कर दिया। तो ये पहला जो मेरा एनकाउंटर था स्टेज का, वो कुछ ऐसा था। लेकिन फिर कुछ कारणों की वजह से मेरा म्यूज़िक वहीं पे ख़त्म हो गया। थोड़ा टाइम मैंने गाया, उसके बाद 8th क्लास में थी मैं, तब दुर्गा पूजा एक होता है हमारे बाराबंकी में, वहाँ पे कंपटीशन हुआ। तो स्मृति राज सिंह दीदी ने मेरी मम्मा को कॉल किया कि आप जाइए और प्लीज़ एमन का करवाइए। तो मैं बहुत हेजिटेंट थी, मुझे बहुत डर लगता था उस टाइम पे स्टेज पे जाने से। मैं गई, तो वहाँ जाके जब मैंने ऑडिशन दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मुझे 3 महीने की कोचिंग वहाँ से फ्री मिली म्यूज़िक की। ओके। क्योंकि वो 50वां महोत्सव था जो दुर्गा पूजा का हो रहा था। तो जब मुझे फ्री कोचिंग मिली, वहाँ से मुझे मेरे गुरुजी मिले, श्री प्रभात नारायण दीक्षित जी, जिनकी आज भी मैं शिष्या हूँ और उनका बहुत आदर करती हूँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि संगीत में सा किसे कहते हैं। सा से संगीत होता है, और सा से सुर होता है, और सा से साज होते हैं। उन्होंने मुझे फ़र्क समझाया सुर में, और उन्होंने ताल में, और कैसे गाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। वो तो आज भी कहते हैं सारे बच्चे मुझसे सीखने आए हैं, ये बच्ची जीत के मेरे पास आई है। क्या बात है। और खासकर जब गुरु ये कहता है तो बहुत अच्छा लगता है। जी, तो मेरे लिए बहुत अच्छे मुझे बाराबंकी ने भी बहुत प्यार दिया, मुझे मेरे गुरुजी ने भी, माता पिता ने। और आप लोग भी जैसे बाराबंकी के रहने वाले हैं या बाराबंकी से आना जाना बहुत रहता है, तो आप सबका प्यार मिलता रहा, तो शायद मेरे सारे एक्सपीरियंसेस खुद ब खुद अच्छे बन गए। और मैं तो ऑन कैमरा कहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि
हमारे जनपद की एक बिटिया इतना प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ वर्सेटाइल है आपकी, तमाम टाइटल आपको मिले। मौजूदा समय में देखा जाता है एक मंच है, इंडियन आइडल है, सारेगामापा है। एमन वहाँ तक पहुँची, लेकिन फिर वापसी जी कैमरे पे नहीं आई। जी। व्हाट्स द बैक स्टोरी ऑफ दिस? मुझे लगता है कि यहाँ पे पता नहीं ये बात करना सही होगा या नहीं होगा, पर मैं फिर भी आपको किसी अंधेरे में नहीं रखूंगी। वहाँ पे गई थी नहीं, ये सवाल मेरे जहन में सिर्फ कि इतनी अच्छी आवाज़, जी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म जो तमाम ये दावा करते हैं कि हम हर किसी को मौका दे रहे हैं, जी, अभी तक हम लोगों ने वो आवाज़ वहाँ पर क्यों नहीं सुनी? क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े थे जिनका मैं अग्री नहीं कर सकती थी जिन चीज़ों को करने के लिए। तो उन्होंने अलग अलग तरीके के डिमांड्स किए थे हमसे, जो हम फुलफ़िल नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम एक इज़्ज़तदार परिवार से बिलोंग करते हैं और हम वो चीज़ें नहीं कर सकते थे। हमारी मॉम ने हमेशा हमसे बोला है कि आप संगीत करिए, आपको जो मन हो करिए, लेकिन अपने माशरे में रह के करिए। तो हम वो चीज़ें कर नहीं सकते थे जो हमसे वहाँ पे बोली गई थी करने के लिए, और इस वजह से शायद हम वहाँ पे उनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने तो विनर बनाने तक का ऑफ़र दिया था हमें। अच्छा जी, लेकिन वो ऑफ़र हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे ड्यू टू पर्सनल रीजंस। तो बहुत अच्छा स्टेज है, बहुत अच्छा सब कुछ है, बहुत अच्छी लाइमलाइट मिलती है, कई कलाकार निकले बहुत उससे। लोग उससे फिल्म इंडस्ट्री में आज काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ के विनर होके भी गायब हो गए हैं। तो वो बस पीआर पे डिपेंड करता है कि आपने अपना मार्केटिंग किस तरीके से करा है और कितनी आपको टीआरपी मिल रही है। तो इस पे तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ, रियलिटी शोज़ में अगर रियलिटी थोड़ी ज़्यादा होती तो और अच्छा रहता। ये बड़ी बात आपने कही कि रियलिटी शोज़ में रियलिटी ज़्यादा होना चाहिए। जी। अच्छा, एक आपने विषय कहा कि तमाम ऐसे सिंगर्स हैं जो अब गायब हो रहे हैं, तो ऐसा ऑफन हमने ये भी देखा है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ हैं, पहले ये होता था कि जैसे एक कोई सिंगर है, जब उन्होंने गाना शुरू किया तो पहले के संभवतः जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो इस पूरी फिल्म के लिए एक सिंगर को कॉन्ट्रैक्ट पर कर लिया जाता था। आज समय बदला है। आज के समय में देखा जा रहा है कि एक सिंगर उस फिल्म के 4 गाने छोड़िए, एक गाने के लिए साइन किया जा रहा है। एक फिल्म में 4 अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। उस सिंगर का भी गाना जो है वो कहीं रैप के साथ मिक्स है, कहीं किसी और गीत की विधा के साथ मिक्स है। तो लोगों को इतना कम स्पेस क्यों मिल रहा है, जबकि उनके पास टैलेंट है, आवाज़ है, और मैं कहूँगा कि वास्तव में काफ़ी अच्छी आवाज़ है। कई उसमें से ऐसे चेहरे निकले हैं जो आज सोशल मीडिया पे अपनी बड़ी पहचान बना चुके हैं और आज उनके लिए सोशल मीडिया एक बड़ा सहारा बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे? तो कलाकार के लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी होती है, एक तो उसकी कला तो है ही, पर उसके अलावा जो उसको अपनी कला का प्रदर्शन करना है वो किसके सामने करना है, ऑडियंस के सामने। तो इंसान का इंडस्ट्री में रहना और अपनी कला का प्रदर्शन करना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसको कितने लोग सुनना चाहते हैं असल में। तो बात रही अगर ऐसे लोगों की जो हमें बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और ऐसे लोगों की जो हमें नहीं दिख रहे हैं, तो इसके पीछे भी यही रीज़न है कि लोग उन्हें कितना पसंद कर रहे हैं और लोग उन्हें कितना दिखना चाहते हैं। एक और इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में देखेंगे तो इंडियन आइडल में 10,000 लोग आते होंगे पार्टिसिपेट करने, 20,000। आज लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने। हर कोई सिंगर बनना चाहता है। अच्छा, कुछ लोग उसमें से आते हैं, माइक पकड़ते हैं, गाना ही नहीं गा पाते हैं और तरह तरह की मिमिक्री करते हैं आवाज़ का, वो क्या होता है? देखिए, उसके लिए मैंने एक बात पहले ही बोली थी कि रियलिटी शोज़ में रियलिटी होनी चाहिए। वो पेड आर्टिस्ट होते हैं जिनको पैसे दे के बुलाया जाता है वो सब करने के लिए, तो वो तो अलग ही चीज़ें हैं। क्योंकि अगर हम थिएटर राउंड में नहीं जा पा रहे हैं और वो आ रहे हैं तो उसका तो क्या ही मतलब हो सकता है। लोगों के समझने, आपने कला की बात की जी, तो देयर इज़ ए डार्क हॉर्स बिटवीन अस, एक छुपा रुस्तम है हमारे बीच में। अच्छा। हाँ, और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप गाती हैं, अच्छा, वैसे ही हम लोगों के वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ भी हम लोगों के सामने एक सुरीली आवाज़ आई थी। मैं कैमरे के सामने लाना चाहूँगा रश्मि जी को। तो आप खुद गीत गाती हैं और हम कहेंगे कि हमारे लिए ये भी गर्व का विषय है कि हमारे स्टाफ में एक सुरीली आवाज़ है और कुछ डिमांड ऐसी हैं कि लगता है कि थोड़ा सा जुगलबंदी आप दोनों की होनी चाहिए। और जो हम लोगों ने गाना रश्मि का सुना था, तो पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि रश्मि से आपसे सवाल पूछवाएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब आपने कला की बात कर दी है तो पहले वही एक्सपोज हो जाना चाहिए यहाँ पूरी तरीके से।
तो वो गाना था छेड़ो ना नज़र से, हाँ, फेरो ना नज़र से नजरिया। तो अगर दोनों लोग थोड़ा सा, या पहले रश्मि इसकी शुरुआत करें? बिल्कुल, अगर आप आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, वी आर रेडी। तारों को तोरे न छेड़ूंगी अब से, तारों को तोरे न छेड़ूंगी अब से, बादल न तोरे उधेड़ूंगी अब से, खोलूंगी ना तो क्या बात है। के बढ़िया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से क्या बात है। नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया। अब इसका क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। खैर बहरहाल खूब तालियां हमारे इस अननोन आर्टिस्ट के लिए जो पेशे से जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कहते हैं हर किसी के अंदर एक अपनी कला होती है, और आज इस कैमरे के माध्यम से हमारे सहयोगी की कला भी हमारे सामने आई है। रश्मि राय हैं हमारे साथ। बहुत ही प्यारा आपने गाया, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, बहुत प्यारा, बहुत बधाई की पात्र हैं। रश्मि राय हमारे साथ हैं और हमारे फिल्मेटिक्स मीडिया की एंकर हैं। काफ़ी देर से उनके मन में कुछ ना कुछ उठापटक चल रही है आपसे पूछने के लिए। क्या होता है ना, जैसे म्यूजिक तो आपका हो गया कि आपका कोर है, आपको करना आपका फेवरेट है, बट इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे हम लोग ये, जैसे जर्नलिज्म तो हमारा काम है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है पसंद करना। जैसे खाली टाइम पे हम पेंटिंग कर लिए या डांसिंग कुछ ऐसा, आपका क्या है, आप क्या करती हैं खाली टाइम पे? खाली टाइम के में अलावा? जी, खाली टाइम में पहली बात तो खाली टाइम ही बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, हर तरह की बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पढ़ना, तो मैं बुक्स ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं पढ़ पाऊँ। अभी तक मतलब किसकी बुक्स पढ़े राइटर्स? मेरे फेवरेट राइटर्स में से एक हैं चेतन भगत सर, रस्क एंड बॉन्ड मुझे काफ़ी पसंद हैं। दुर्जॉय दत्ता सर की बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं, और स्पेशली अगर नॉन फिक्शन की बात करूँ तो स्टीफन हॉकिंग सर की बहुत सारी साई-फाई बुक्स हैं और नॉवेल्स हैं जो कि मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। ऐसा कोई ऐसा मूवमेंट है, जैसे आप सिंगर हो, आपकी फैन बेस भी होगी लंबी चौड़ी, तो ऐसा कभी ऐसा मूवमेंट आया जो बहुत आपके लिए यादगार हो? वो मूवमेंट कोई ऐसा फैन ब्लाउज हो? तो कई सारे ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जिन्होंने मुझे थोड़ा इमोशनल कर दिया है कि लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, बट उनमें से एक बहुत ही प्यारा मोमेंट ये था कि एक दिल्ली में मेरे जानने वाले थे, मुझे जानते थे मतलब, और मैं नहीं जानती थी उन्हें कि वो कौन है, मुझे फेसबुक के थ्रू वो फॉलो करते थे। तो उन्होंने देखा होगा कि मेरा देवा महोत्सव में प्रोग्राम है, देवा मेला में जो होता है उसमें मेरा प्रोग्राम था, तो उसमें वो जस्ट फॉर माई इवेंट वो मुझे देखना चाहते थे लाइव, तो वो दिल्ली से रात को ही निकले। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया और उसी रात उनकी ट्रेन थी वापसी की। वो मुझसे आए, मिले, एंड ही वॉज इमोशनल, ही मेट मी एंड ही टोल्ड मी कि हाउ बिग ऑफ अ फ़ैन वो मेरे हैं। और मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि कोई इंसान इतनी दूर से मेरा प्रोग्राम देखने आ रहा है सिर्फ, और मेरी कला को सुनने आ रहा है लाइव, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मेरे लिए था। फर्स्ट टाइम सिंगिंग की होंगी, जब भी जो भी पार्टिसिपेट, जब आप जीती हो, वो क्या फीलिंग थी आपकी, कैसी फीलिंग थी? मैं पहले बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो जब मैं फर्स्ट टाइम एक कंपटीशन में जीती थी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ ये, और मैं रो रही थी कि मैं कैसे जीत गई। फिर मुझे जजेस ने समझाया, इवन जो मेरे को पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई कि नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया था और आप डिज़र्व करती हो। तो फिर बाद में मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैं मिठाई भी लेके आई थी अपने पापा को खिलाने के लिए। तो एक वो सिचुएशन थी कि मुझे पहले तो बहुत अजीब सा फील हो रहा था, फिर मेरी मॉम ने समझाया, मेरे टीचर्स ने समझाया कि नहीं, यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व इट। तो ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे जब बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे तब ये लगा कि हाँ, मैंने शायद कुछ किया है। रमन, लता जी के विषय पर थोड़ा सा हम वापसी करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा नाम था, शायद आज भी जितनी इज्जत
जितनी शिद्दत और जितनी मोहब्बत से वो नाम लिया जाता है, सिंगिंग की दुनिया में शायद एक बार मौका मिला था आपको उनसे मिलने का, शायद वो सपना ही रह गया। क्या कहानी थी वो? तो लता जी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे, जब उनकी डेथ होने वाली थी उससे थोड़े टाइम पहले की बात है, बसंत पंचमी के टाइम की बात है ये। और उनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब थी, लेकिन उनकी हेल्थ ख़राब होने से 1 महीने पहले हमारा सब सेट हो गया था कि हम कैसे जाएंगे और लता जी से कैसे मिलेंगे। उनके मैनेजर से हमारी बातचीत हो गई थी, बट उसके बाद उनकी हेल्थ एकदम से ख़राब हो गई और वो अपनी फ्रेंड के पास चली गई। अमेरिका में उनकी फ्रेंड रहती हैं, उनके पास चली गई। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनकी हेल्थ ख़राब होती गई। एक मंदिर है, चंद्रिका देवी मंदिर, बख्शी का तालाब में, वहाँ भी मैं गई। मैंने मन्नत मांगी लता जी के लिए कि उनकी हेल्थ ठीक हो जाए, और बहुत कोशिशें की, बट फाइनली हम नहीं मिल पाए। As sorry to interrupt here, as we know you belong from Muslim religion, जी और आपने चंद्रिका माता से जी मन्नत मांगी। जी। आज तो समाज में देखने को मिलता है कि कोई किसी दूसरे धर्म की तारीफ भी कर दे तो तलवारें खींच जाती हैं। ये एक माइलस्टोन स्थापित किया आपने। हम लोगों के सामने भी कई ऐसी बात पड़ती है कि हम लोग और हम में से हर कोई जब समस्या पड़ती है तो फिर वो ये नहीं देखता है कि वो ईश्वर है या अल्लाह है, वो सिर्फ मांगता है। जी। कोई भी हो, जैसे हमारे वहाँ बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है कि ब्लड का कोई धर्म नहीं होता है, उसमें लोग धर्म नहीं ढूंढते हैं। तो कभी ऐसा फील नहीं है कि लोगों ने इस पे इंटरप्ट किया या कुछ लोगों ने? देखिए, इंटरप्शंस तो बहुत मिलते हैं, हम कुछ भी करेंगे हमें इंटरप्शंस मिलेंगे, लेकिन मेरी बस एक मान्यता है, हमारा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट धर्म इंसानियत है। हमें इंसानियत को फॉलो, अगर हम इंसान अच्छे रहेंगे ना, तो हमारा कोई भी धर्म रहे, भले ही हम मुसलमान हों, भले ही हम हिंदू हों, भले ही हम क्रिश्चियन हों, भले ही हम सिख हों, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपकी किताबों में जो भी लिखा है आप वो ऑलरेडी फॉलो करें। क्या बात है। तो अगर आप अच्छे से इंसानियत के धर्म को निभा रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक बहुत रिलीजियस इंसान हैं। हेमन सिर्फ सिंगर नहीं, दार्शनिक भी है। बड़ी अच्छी बातें करती है। बहुत शुक्रिया। शिक्षा, क्योंकि सिंगिंग को लेकर भी तमाम सवाल उठते हैं। कई हम लोगों ने इंटरव्यूज़ भी देखे, कई लोग देखे कि लोग कहते हैं कि उनके पेरेंट्स मना करते हैं कि देयर इज़ नो स्कोप इन द फ्यूचर फॉर दिस आर्ट। आपको कभी नहीं लगा? नहीं, क्योंकि मुझे आज तक मेरे पेरेंट्स ने किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। इस चीज़ में मैं बहुत भविष्य कैसे ढूंढे युवा, इसमें भविष्य कैसे ढूंढे, ये एक बेसिक चीज़ हो जाती है। देखिए, भविष्य ढूंढने की बात अगर आती है तो भविष्य बनाने के लिए आपको हर फील्ड में मेहनत करनी है। गुड। बस ये है कि यहाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। यहाँ ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पे हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, और हम डे टू डे लाइफ में ये चीज़ देखते हैं कि एक इंसान हर किसी को पसंद नहीं आ सकता, लेकिन आपको कुछ ऐसा काम करना है जो आप हर किसी के दिल में अपनी जगह बना सकें। म्यूज़िक में ये आपको करना है, अगर आपको एक बड़े लेवल पे काम करना है तो बेसिकली आपको इतनी मेहनत करनी है कि जो भी आपको देखे बस आपकी आवाज़ सुन के ही वो आपका अपना बन जाए। ये काम इसीलिए थोड़ा पेरेंट्स घबराते हैं अपने बच्चों को इस फील्ड में। उनकी भी वरीज को मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत हैं, नहीं, गलत नहीं है। इस फील्ड में बहुत ख़राब लोग भी हैं, लेकिन वो ख़राब लोग हर फील्ड में हैं, सिर्फ म्यूज़िक की फील्ड में नहीं है। कुछ इंसिडेंसेस की वजह से ये फील्ड बदनाम हो गई है, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि ज़माना बदल रहा है, उस हिसाब से मैं पेरेंट्स को भी बदलता हुआ देख रही हूँ। जो लोग अपने घर से बच्चों को बाहर भी नहीं निकलने देते थे, आज वही लोग आगे बढ़ के चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और शायद आने वाले समय में और भी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को। चलिए इसी इंटरव्यू को और आगे बढ़ाते हैं। रश्मि सिंह जिन्होंने अभी आपके साथ जुगलबंदी की थी, कुछ उनके जहन में भी कुछ सवाल हैं, कुछ आपसे पूछना चाह रही हैं, तो रश्मि मंच आपका है। आपने छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, कभी ऐसा कुछ ब्रेकडाउन हुआ है आपकी लाइफ में कि आपने सोचा कि मुझे अब ये नहीं करना है, मतलब गाना नहीं गाना है? जी, तो बहुत ही मतलब मुझे नहीं लगता है यहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाऊँगी। मेरे पापा की डेथ हुई थी, और उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी अंदर से, तो मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मैं
6-7-8 महीने तक किसी प्रोग्राम में भी नहीं गई थी। मैंने गाना बिल्कुल छोड़ दिया था, मैंने पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया था चीज़ों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये सब करने के चक्कर में मैं अपने फादर को इतना टाइम नहीं दे पाई। पर शायद वो वरीज़ मेरी एकदम गलत थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी एंड देन आई सॉ माई फादर इन माई ड्रीम। मैंने उनको अपने सपने में देखा और उन्होंने मुझे ये मेरे सपने में ये बात बोली कि तुम जो अपने साथ कर रही हो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अगर तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करोगी तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आज से मुझे सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है बस। आप कभी सैड होती है तो आपको कौन सा गाना ज़्यादा सुनना पसंद है या गुनगुनाना पसंद है? अभी मैंने एक गाने का नाम लिया था, ए मेरे दिल नादान तो गम। नहीं तो फिर वो ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे नहीं गुनगुनाना होगा। ये तो फिर मतलब हमारे तमाम दर्शक हैं और आपका परिवार भी यहाँ पर बैठा है, तो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि बहुत हमें लगा था कि आपसे बहुत मजाकिया बातें होंगी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और निश्चित ही इस छोटी उम्र में जो आपकी बड़ी बातें हैं वो एक ये कहूँगा कि कम उम्र में आपने बहुत कुछ हासिल किया है। और निश्चित ही जब किसी को कोई अवार्ड मिलता है तो ये सिर्फ उसकी प्रतिभा का आकलन नहीं होता है, ये उसके प्रति एक सम्मान होता है। और मैं ऐसे लोगों की तारीफ़ करूँगा, प्रशंसा करूँगा जो ऐसी प्रतिभाओं को न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि उन्हें सम्मानित करके प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। संगीत एक ऐसा विषय है जिसने शायद लोगों को अवसाद से, डिप्रेशन से बाहर निकालने में सबसे बड़ी थेरेपी के रूप में काम किया है। इसके तमाम रिसर्च भी मौजूद हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा, जैसे अभी आपने एक घटना बताई, मैं आपकी माता जी का फेस देख रहा था, जिस घटना को आपने मुस्कुराते हुए बताया है एमन, वो एक बेटी के लिए आसान नहीं होता है रश्मि, बहुत कष्ट का विषय होता है। लेकिन आपने उसके साथ ही उसको सप्लीमेंट किया कि योर फादर केम इन योर ड्रीम and he suggested always be happy, and you are doing the same. God bless you. Thank Please, you so much. That song I'm not going to forget that. तो उस गाने का एक अंतरा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उस अंतरे को ही आपके बीच में गाऊंगी। बिल्कुल। फरियाद से क्या हासिल, रोने से नतीजा क्या, बेकार है ये बातें, इन बातों से होगा क्या, अपना भी घड़ी भर में बन जाता है बेगाना। क्या बात है। ऐ मेरे दिले नादां, तू गम से ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना, ऐ मेरे दिले नादां, तू गम से ना घबराना। क्या बात है, क्या बात है। आनंद का वो पल हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं और निश्चित ही ये आवाज़ हम लोगों के हृदय को स्पंदित कर रही है। एमन, अभी हाल ही में पता चला है, थोड़ा सा हम लोगों के भी थोड़े से सूत्र होते हैं, तो संभवतः वो चीज़ कॉन्फिडेंशियल भी होती है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि अगर वो कोई कॉन्फिडेंशियल विषय है तो आप उस पर चर्चा करें या उसके बारे में बताएं। लेकिन हमें पता चला है कि आप दिल्ली भी जा रहे हो यूथ पार्लियामेंट में जी। तो कहाँ तक सच्चाई है और क्या मन में आपके है, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ ए प्लेस जहाँ हम कितना इनोवेटिव होकर अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उससे संबंध सिर्फ हमारा या नेताओं का नहीं बल्कि पूरे देश का जुड़ा होता है। एमन के मन में क्या आता है, भारत देश में ऐसा क्या कुछ होना चाहिए? अगर ये कॉन्फिडेंशियल ना हो या आपके लिए कोई वहाँ से नॉर्म्स ना आए हो तो आप इसको डिस्कस कर सकती हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। ये काफ़ी अच्छा सवाल है मुझे लगता है, क्योंकि इस बारे में मैं बात करना भी चाहती थी। जितना बता सकती हूँ बस उतना ही बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूथ पार्लियामेंट का एक मेन मोटो ये है कि हमारी जो इंडिया की यूथ है उसको हम कैसे पॉलिटिकली
इन्वॉल्व कर सकें, ताकि वो ना सिर्फ एज अ ऑडियंस, ना सिर्फ एज अ सिटीज़न इंडिया को देख पाए, बट अगर उसे एक लीडर बना दिया जाए तो वो कैसे चेंजेस लाना चाहेगा अपने नेशन में। जैसे आपने नायक मूवी देखी हो, एक दिन का सीएम, वैसे ही हमें एक दिन के मेंबर हैं पार्लियामेंट के, तो वहाँ पे हमें जाके बताना है कि हमें लगता है ये चीज़ें करने से हमारे इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ हो सकती है, क्राइम रेट्स कम हो सकते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ ख़त्म किया जा सकता है, जो भी विमेन एम्पावरमेंट को हम बढ़ावा दे सकते हैं, और इंडिया में जॉब्स बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम उस पर फोकस कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ रश्मि आपसे पूछना चाह रही हैं। जी, अभी आज के टाइम पे तमाम ऐसे लोग हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जी। कैसे देखती हैं उन लोगों को? देखिए, एक चीज़ होती है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करना, और एक चीज़ होती है उसको इम्प्लीमेंट करना। बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं। विमेंस को जॉब्स बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन उन जॉब्स तक पहुंचना कैसे है वो बहुत कम लोग बता रहे हैं। तो रश्मि का मतलब जो अपना वो बात को थोड़ा सा एनालाइज करने की बात कर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एक विषय होता तो है, लेकिन किस क्षेत्र में वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि आज 21वीं सदी में महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, धरती से आसमान तक। मैंने एक कवित्री हैं, उनको सुना था कि शायद उनकी कोई लाइन है कि ऑटो रिक्शा से एरोप्लेन चलाने लगी बेटियां, कविता तिवारी मैं उनको सुनता हूँ, और कई ऐसी हैं जो बेटियों को लेकर भी। तो उनका पूछना ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट किस दिशा में जा रहा है, कितना और अच्छा हो सकता है। रश्मि, एम आई राइट? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात आती है, वो ये है कि आज भी जो अच्छे घर की लड़कियाँ हैं या जो बहुत डेवलप्ड फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। गांव की ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिसमें से मुझे लगता है कि अगर 100 लड़कियां हैं तो उसमें से 10 का ही ऐसा डेटा आपको मिलेगा कि जिनको बाहर जाके पढ़ने का मौका मिला, जिन्हें बाहर जाके अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जॉब्स करने का मौका मिला। और जॉब इंडिपेंडेंस नहीं है, जॉब करना इज़ नॉट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप अपने डिसीजंस अपने आप ले सकें, और अपने डिसीजंस के लिए आप जिम्मेदार हों, जो जिम्मेदारी लड़कियों को नहीं दी जाती है। तो वो जिम्मेदारी असल वुमेन एम्पावरमेंट है कि हमने जो किया हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो अगर हम औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर देंगे, हम उनको मर्दों से अलग समझना बंद कर देंगे, तब वुमेन एम्पावरमेंट होगा। सिर्फ जॉब्स देने से वुमेन एम्पावरमेंट बड़ी बात कही आपने यूथ पार्लियामेंट की बात आई तो हमारे दिमाग में एक सवाल और भी कौन गया। पार्लियामेंट आप एक दिन के लिए जा रहे हो जी। आपने उपमा भी हमें नायक मूवी की दी जी। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ होता है कि हम भविष्य में, अगर मान के चलिए सपोज दैट ओनली अमन को समय मिलता है एक नेता बनने का तो इंडियन पॉलिटिक्स या अब्रॉड, मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में बात करूं तो हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। जैसे हम लोग जर्नलिज्म में हम लोग के रोल मॉडल होते हैं, विषय पर भी हम लोग के रोल मॉडल्स होते हैं। एमन को अगर पॉलिटिक्स में चुनना हो तो एमन के लिए कौन से ऐसे नाम हैं जो न सिर्फ इंस्पायर करते हैं बल्कि वो एक शख्सियत थे, उन्होंने तमाम संदेश दिए, ऐसे कौन लोग हैं? देखिए, अगर टुडे पॉलिटिक्स की बात करूं तो मैं इतना ज़्यादा उसमें चर्चा नहीं करना सही समझूंगी, पर अगर हम बात करें पुराने हर ज़माने, समझदार आदमी जो होता है ना वो पॉलिटिक्स पे चर्चा कैमरे पे नहीं करना चाहता है। पुराने ज़माने की बात करें तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे चाचा नेहरू, बिल्कुल, तो वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो एक तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, उनको भी बच्चों से बड़ा प्रेम था जी, जिनको बच्चों से प्रेम भी था और उन्होंने नॉलेज के फील्ड में या कहें पढ़ाई के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, बच्चों को प्रोत्साहित किया। और एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी सर, उनको भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो ये 3 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि दे आर नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, दे आर जेम्स। बिल्कुल। डॉक्टर साहब की बात आई है, कलाम साहब की, तो व्हेन वी वर स्टूडेंट तो हम लोगों के लिए एक बड़ा टफ टास्क था
क्योंकि हम लोगों को उनका नाम शॉर्ट में तो याद रहता था, बट टीचर इंसिस्ट करते थे इनका फुल फॉर्म याद करो। जी। तो कई बार इसके लिए मैंने मार भी खाई, और शायद हमारी टीचर उस वक्त अगर हमें इस वीडियो पे देख भी रहे होंगे तो उन्हें भी याद है। और वो क्या करते थे, वो मेरी उंगली के बीच में ऐसे पेन फंसा देते थे और उसके बाद ये ऐसे प्रेशराइज करते थे। उसके बाद कहते थे कि उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था जी। एक ऐसा ही और नाम आता था और वो महिला का था, वो नाम था पीटी ऊषा। अच्छा। तो उसके लिए भी काफ़ी मार खाया, क्योंकि कई ऐसे नाम थे जो हम लोगों को मतलब कभी हम लोगों ने सोचा, बिकॉज दे वर साउथ इंडियन। तो पीटी ऊषा, फिर उसको याद करने में हम लोगों को कागज़ पे लिख लिख के, क्योंकि उस समय मोबाइल का इतना दौर नहीं था, तो पीटी ऊषा का नाम, अच्छा अब उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता था वो भी कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट मिला ना, पीला उड़ा कोंडिल थक परम्बिल ऊषा। तो ये हम लोग के लिए एक टफ टास्क हो जाता। मन सवाल आपसे जुड़ा है, आप 21वीं सदी के उस टाइम उस एरा में जी रही हैं जिस एरा को आपने कागज़ पे भी फेस किया है, लैपटॉप पे भी फेस किया है, एंड नाउ वी आर फेसिंग इट ऑन ऑल द टाइम मोबाइल। एमन को क्या लगता है कि इस आधुनिक युग में कागज़ ज़्यादा अच्छा था या मोबाइल ज़्यादा अच्छा है? मोबाइल को लेकर तमाम बातें भी सामने आती हैं। कई जगह पर ऐसा लगता है कि मोबाइल आपकी प्रतिभा को कम कर रहा है। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया? दोनों पैरेलल क्वेश्चन एक साथ। तो जहाँ बात आती है प्रतिभा कम करने की या सोशल मीडिया की, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे आप यूज़ कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप सब देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, लाइव देख रहे होंगे लोग, तो उनका यूज़ है इसको, पॉडकास्ट को देखना, शायद इससे कुछ सीख लेना, शायद मेरे बारे में जानना। तो अब आप क्या कर रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ, वो कम्प्लीटली इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मेहनत कर रहे हैं, आप कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं पूरा दिन। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, डेली लाइफ की बात करूं एक टीनेजर की, तो वो क्या कर रहे हैं, पूरा दिन रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। उन्हीं के ऑपोजिट में एक ऐसा इंसान है जो पूरा दिन रील्स बना के अपलोड कर रहा है। आपके हिसाब से कौन बेटर होगा, जो रील्स बना रहा है या जो रील्स देख रहा है? मुझे लगता है जो रील्स बना रहा है, ऑब्वियसली क्रिएटर है वो। क्योंकि उनके पास अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक उनको घर बैठे मंच मिल गया है जिससे उनको हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं एज एन आर्टिस्ट बात करूं तो मुझे लगता है सोशल मीडिया से बेटर प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। लेकिन अगर मैं एज अ पेरेंट बात करूं तो उनको सच है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के अगर प्रोज होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं, अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि हम उसका फ़ायदा ले रहे हैं या हम उसका नुकसान ले रहे हैं। ये एक अच्छा संदेश है यूथ के। सोशल मीडिया की आपने बात की, तो जैसे आपने बताया कि उसको यूटिलाइजेशन पे उसके बहुत कुछ डिपेंड रहता है जी। आपके मन में कैसे आया कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सिखाना चाहिए? मैंने एक दो बार देखा कि आप लोगों को सिखा भी रहे। इस कम एज में हम लोग अभी सीख रहे हैं। अमन, आप सिखा रहे हो, कहाँ से इतना एनर्जी आता है? पढ़ाई भी कर रहे हो, ये मन में कैसे आया कि लोगों को सिखाना चाहिए, ऑनलाइन क्लास देना चाहिए? और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो ज़रूरतमंद लोग जुड़ते हैं, क्योंकि किसी भी फील्ड में जो मुझे लगता है, हमें क्या, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर एक अच्छे कार्य के लिए पैसे की बड़ी आवश्यकता होती है। इसको कैसे, क्या मन में आया आपको कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी चाहिए? तो जैसा कि आपको भी मैंने बताया ही, मेरे गुरु जी का नाम आदरणीय श्री प्रभात नारायण दीक्षित जी है, जो कि एक बहुत अच्छे गुरु हैं और जिनसे मैंने ना सिर्फ संगीत बल्कि स्वभाव भी सीखा है कि अपना स्वभाव हमें शांत कैसे रखना है, अलग अलग सिचुएशंस में काम कैसे करना है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान म्यूज़िक की फील्ड में आना चाहता है, कला तो उसको सीखनी ही है, बट अपनी कला को प्रेजेंट कैसे करना है वो सीखना और वो जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और कलाकारों के लिए हमेशा हमारा सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो उसमें हम 5 से 6 कलाकारों को अपने साथ ज़रूर लेके जाते हैं ताकि उन्हें भी एक्सपोजर मिले और वो भी परफॉर्म करें। तो जहाँ तक बात आती है म्यूज़िक क्लासेस की, हमारी अपनी एकेडमी है SG क्रिएशंस के नाम से। उसमें हम क्लासेस देते हैं म्यूज़िक की, वोकल की क्लासेस देते हैं, सेमी क्लासिकल प्लस लाइट म्यूज़िक। उसमें आपका फ़ायदा ये है, जब मैं अपने सिखाने की बात करूँ तो
उसमें मैं ना सिर्फ आपको गाना गाने का तरीका सिखाती हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी सिखाती हूँ कि अगर आप गाना गा रहे हैं तो आप उसको दुनिया तक पहुँचाएंगे कैसे, आप उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, आपको शोज़ कैसे मिलेंगे। मतलब इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज अगर आपको इस फील्ड में एंट्री लेनी है तो। ओके जी। नहीं, निश्चित ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और जो आपने अपने गुरु जी का नाम लिया तो उनके बारे में भी हम आपसे बताना चाहेंगे। प्रभात नारायण दीक्षित जी, जब लोकसभा चुनाव आया था तो उस दौरान मैंने एक गीत लिखा था, तो उस गीत को उन्होंने आवाज़ दी थी और दैट सॉन्ग वाज सिलेक्टेड फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। गीत था मतदान करें हम, वो मैंने लिखा था। तो जब मैंने डीएम साहब थे सत्येंद्र झा, तो मैंने उनको भेजा तो उन्होंने कहा क्या इसको वोकल करा सकते हैं आप। तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला नाम आया था वो आपका आया था, और आपकी मदर ने सजेस्ट किया था कि प्रभात भैया, आपकी मदर ने मुझे सजेस्ट किया था कि प्रभात भैया से आप इस पर बात करिए, क्योंकि उस पूरे गीत में जो दिखाना था वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय ये था कि हमें कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखाना था, हमें सिर्फ ये दिखाना था कि कुछ लोग आपस में। और उसके बाद उस वीडियो को इनॉग्रेट करने खुद सीडीओ आए थे। तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी ये थी कि मैंने एक गीत लिखा, इसकी बहुत खुशी नहीं थी, उससे ज़्यादा खुशी ये थी कि उस गाने को सिलेक्ट किया गया था। चलिए, निश्चित सी अच्छी बात है, एक बात हो रही है तो लोगों की अपनी अपनी फरमाइश होती है। तो हम ये चाहेंगे, चूँकि फिल्मेटिक्स एक मंच है और इसके नाम में ही फिल्म है और पॉलिटिक्स है, दोनों का मिला जुला रूप ये फिल्मेटिक्स है। तो हम चाहेंगे कि अगर किसी की कोई फरमाइश हो तो उस गाने को, लेकिन ऐसे नहीं, कहते हैं संगीत और साज एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो क्या करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा गीत संगीत होना चाहिए। आपने कुछ अपने मन से कोई गाना कंपोज किया, लिखा है? मैंने गाना एक लिखा है, बट हाँ अभी उसको मैंने लॉन्च नहीं किया है। हमारे 2 गाने ऑलरेडी रेड रिबन म्यूजिक पे लॉन्च हो चुके हैं। ओके। एक हमारा भजन था श्याम रंग, और एक जिसमें मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों ने गाया था, अमन जावेद फारूकी और मैंने। और एक मेरी गज़ल थी, आप ऐसे ना हमको दगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल गज़ल हो जाएगी। तो पहले मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हमारा एक, जैसे हम लोग का, जैसे आपने बताया कि लता मंगेशकर जी को आप बहुत, आपकी रोल मॉडल रही है वो, लेकिन आज के टाइम पे आप कौन से ऐसा आर्टिस्ट के साथ आप काम करना चाहेंगी म्यूजिक इंडस्ट्री में? कौन सा ऐसा म्यूजिशियन हो जिसके साथ आप काम करना चाहेंगी? देखिए, मुझे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट पसंद हैं, मैं किसका नाम लूँ, पर मैं टॉप, मुझे काम करना, मतलब जब भी ऑफर है मैं करना चाहूँगी उनके साथ। एक तो संजय लीला भंसाली सर की किसी भी एल्बम या फिर किसी भी मूवी में मुझे अगर गाने का मौका मिले तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उनके गाने बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने के स्टाइल में वो बनाते हैं गानों को। एक तो मुझे वो बहुत पसंद है। और अगर किसी के साथ गाने की बात आए तो हरिहरन सर या फिर सोनू निगम सर, उनके साथ मैं गाना पसंद करूँगी। अभी एक गाना आया है नेहा कक्कड़ का, लॉलीपॉप सॉन्ग है, उस पर क्या राय है आपकी? मैं इसी को थोड़ा सा और पूरा कर दूं। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई इस गीत पे। इससे पहले भी इनका एक गीत आया था, कोका कोला जी। सिंगिंग की लाइन में एक नाम आता है रैप सॉन्ग पर, हनी सिंह। इनके पहले के काफ़ी गाने विवादित हुआ करते थे। तो रश्मि ने जैसा पूछा, उनका ये कहना है कि इस गाने में लोगों का कहना है न सा पता है न ती पता है, इसमें आखिर है क्या। पहले के गाने जब हम लोग सुनते थे, लग जा गले से, कि फिर ये, तो उसमें शब्द भी होते थे, भाव भी होते थे, महसूस भी होते थे। आज हम लोग भले इतनी आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन आज भी जब पुराना 90s का कोई गाना बज जाता है तो शायद वो हम लोगों के कान को दर्द नहीं देता है। लेकिन आज एक गाना कोई 3 बार सुन लिया, उसके बाद वो गायब हो गया। इस गाने में क्या है, क्यों सिंगर्स, और खासकर नेहा, रश्मि पहले भजन गाती थी, माता जी के जागरण के, तो लोगों ने इसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी की कि पहले माता के जागरण गाती थी, अब ये ऐसा लग रहा दुकान से लॉलीपॉप खरीदने गई है। इतना कंट्रोवर्शियल गाना मतलब अभी तक आया नहीं है जी। ये पहला सॉन्ग है मेरी। इवन देयर वाज सम हुक स्टेप्स, उसको लेकर भी काफ़ी ट्रोल किया गया। मतलब बहुत ट्रोल किया जा रहा है उनको।
देखिए, इस पे मेरा इतना ही मैं इनपुट दूंगी कि हम जैसे कोई भी काम करते हैं तो हम, अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ फॉर एग्जांपल, या अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपने एक ठेला लगा रखा है, उस ठेले पे आपने 4 चीज़ें लगा रखी हैं, एक बर्गर, स्प्रिंग रोल, मोमोज और नूडल्स। आप देख रहे हैं, आप डेली बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है आप बना रहे हैं, सब जितनी 4 चीज़ें बना रहे हैं वो सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके सिर्फ स्प्रिंग रोल बिक रहे हैं, बाकी 3 चीज़ें नहीं बिक रही हैं। तो फिर आप क्या डिसाइड करेंगे? आपका सारा सामान जो आप बाकी बना रहे हैं वो तो वेस्ट हो रहा है, बिक रहा है। तो आप 1 हफ्ते बाद क्या करेंगे? आप तीनों चीज़ें और छोड़ देंगे, आप सिर्फ स्प्रिंग रोल बेचने लगेंगे। नेहा जी के लिए म्यूज़िक बिजनेस है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बनाए, मिले हो तुम हमको, बहुत ही अच्छे गाने बनाए नेहा जी ने। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जो और गाने, जैसे उन्होंने अभी एक काटा लगा बनाया, काटा लगा उईमा उईमा बनाया था उन्होंने, उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो उन्होंने देखा कि कितना भी हम कंट्रोवर्सीज कर लें, एट द एंड पार्टी सॉन्ग तो वही है, लोग एंजॉय उसी गाने पे कर रहे हैं। तो समाज पसंद कर रहा है उस चीज को, और ये नस नेहा कक्कर ने पकड़ रखी है जी। तो इसीलिए वो ऐसे गाने बना रही हैं। और लेकिन अभी भी यहाँ पर तारीफ मैं आपकी भी करूंगा, पता है क्यों? क्योंकि आप एक दिन के लिए पार्लियामेंट नहीं जा रही हैं। आप जो बता रही हैं वो सिर्फ एक दिन का विषय नहीं है जी। मुझे लगता है कि आप लंबी पारी खेलेंगी, और अगर ऐसा भी होता है तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से जवाब दिया आपने। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रश्मि सच भी है कि अगर उसको लोगों के बीच पसंद किया जा रहा है, कैसे भी कई करोड़, कुछ ही घंटे में कई करोड़ व्यूज आ जाते हैं, लोग देखना पसंद। भजन डाल दो तो बहुत कम लोग, भजन से आपने भजन का एक विषय आया, तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि एक म्यूजिक का और एक अपग्रेड हुआ है, भजन क्लबिंग हो रही है जी। अभी कई कार्यक्रम में भी हम लोग गए तो वहाँ पर हनुमान चालीसा को गाते हुए डांस किया जा रहा है, श्याम भगवान के कई गीत हैं उनको किया जा रहा है। तो इसको किस तरीके से देखती हैं? भजन क्लबिंग एक नया विषय है, ये तो एक बहुत ही धार्मिक विषय है, और इस पे टिप्पणी करना थोड़ा सा वो होगा। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? पर इसमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम अगर उसे एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है, बस हमें एक हद में रह के चीज़ों को करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोग डांस करते करते भूल जाते हैं कि हम कौन से स्टेप्स कर रहे हैं, या हम क्या लिपसिंग कर रहे हैं, या हमने ड्रिंक तो नहीं कर रखी है, तो उन चीज़ों का हमें प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए। चीज़ बुरी नहीं है, बस उसको जी, बस उसका करने का तरीका सही होना चाहिए, बुरा कुछ भी नहीं है, बस तरीका अच्छा होना चाहिए। चलिए, इसी सेशन के अगले पड़ाव में हम चाहेंगे कि कुछ हमारे दर्शकों के लिए संगीत में प्रस्तुति हो जाए, और इसी में हम लोग चाहेंगे कि एक दूसरे का जो भी फेवरेट गाना हो उसके थोड़े से अंतरे समय को देखते हुए, और उसके बाद कुछ सवालों के बाद ही हम इस पॉडकास्ट को बंद तो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन समय की अनुपलब्धता हमारे लिए एक बड़ा विषय बन जाती है। और बाकी एमएन फिल्मेटिक्स ग्रुप से जुड़ी रहेंगी। हम लोग आपको, अगर इस वीडियो पर आप लोग प्यार दे रहे हैं और जैसा ही हमारी दर्शकों की डिमांड रहेगी, एमएन हमारे बीच में आती रहेंगी, तो उस संगीतमय प्रस्तुति के लिए हम सोच रहे हैं मंच को थोड़ा सा सजाया जाए, बड़ा किया जाए। आप सभी लोगों की क्या राय है? आखिरकार इस सफ़र में अब हम जा रहे हैं उस दौर की तरफ, उस दृश्य की तरफ जहां पर सुरों की महफिल सजेगी, और इस महफिल को सजाने के लिए हमारे पास वेल नोन आर्टिस्ट मौजूद हैं। और इस दौर में, इस समय में हम लोग अपने सहयोगियों से, क्योंकि काफ़ी देर से चर्चा हो रही थी कि कुछ हमारे फेवरेट सॉन्ग हैं, हम उन्हें सुनेंगे, तो एमन वो जिम्मेदारी संभाल रही हैं। और रश्मि, शुरुआत आप ही से करते हैं, क्योंकि काफ़ी खुश हैं आप, इसका मतलब। तो क्या आप सुनना चाह रही हैं? मैं गज़ल सुनना चाहती हूँ, आपका जो भी फेवरेट गज़ल हो आप वो सुना दो मुझे। थैंक यू। गज़लें गाने का बहुत शौक भी है मुझे। अब कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं, अब कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं, कौन आवाज़ दे रहा है मुझे, जिस
वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रश्मि ने अपनी फरमाइश, या यूँ कह लीजिए कि जो आपका फेवरेट था वो सुन लिया। चेष्टा है बहुत देर से एक फेवरेट गाना है, और उन्होंने गाना तो वही ढूंढ के रखा है जो शायद सिर्फ इन्हीं का फेवरेट नहीं, हम सबका फेवरेट है। चेष्टा प्लीज़। जैसा कि आपको छोटी लता जी भी कहा जाता है, उनका किताब भी मिला है, तो उनका एक बहुत ही प्यारा गाना है जो आज की जनरेशन भी बहुत सुनती है और आई थिंक हम सबका फेवरेट है, लग जा गले। तो मैं वही आपको बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं तो सुनते हुए सो जाया करता था। बहुत अच्छी फरमाइश है आपकी। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले मुझे तो ऐसा लग रहा था रियली, चूँकि हम हमेशा की आदत थी कि हम लोग ईयरबड्स तो अब आ गए, पहले हम लोग हेडफोन लगाकर जो है, और वॉकमैन यूज़ करता था मैं, सोनी का एक वॉकमैन था मेरे पास, मुझे बहुत, और उसमें ये गाना मैंडेटरी था, और उसको लगाकर मैं कभी ये गाना पूरा नहीं सुन पाया था। और थोड़ा सा मजाक की बात है कि मतलब हर कोई बाथरूम सिंगर होता है कि वो उसको लगता है बहुत अच्छा है। आप जब गा रहे थे तो एक दो बार, चूँकि आदत है बचपन से सुन, तो मैं भी बीच में बोलने की कोशिश कर रहा था, उसका अंदर से आवाज़ आती थी, हाँ बीच में इंटरप्शन आ जाएगा। मैं कई बार सोचा कि उस रिदम में मैं भी कुछ बोलूं, फिर बाद में मैंने सोचा ऑडियो ख़राब हो जाएगा तो दर्शक कहेंगे कि रश्मि, अब आप भी, खैर आप तो जुगलबंदी भी कर चुकी हैं, तो आपका भी कुछ ना कुछ फेवरेट होगा। अभी ना जाओ छोड़कर। क्या बात है, सिलेक्शन हमारे वहाँ जितने लोगों का है बहुत अच्छा है। मतलब ये सब संगीत प्रेमी। अभी अनिकेत जी आए थे, आपने उनको देखा जी। मतलब वो एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हमने पहली बार सुनी। डांस उनका हम लोगों ने देखा, लेकिन अनिकेत जी का वो जो प्रेजेंटेशन था गाने का वो निश्चित ही। तो प्लीज़ रश्मि जी की फरमाइश। जरूर, बहुत ही अच्छी फरमाइश है भाई। तो अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं। क्या बात है। और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा जो पारितोषिक होता है, सम्मान होता है। एक गाना है, मैं जैसा कि भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो मेरे मन में तो एक ही गाना बार बार आता है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये गाना इस समय मैं आपके मुंह से सुनूंगा तो शायद मुझे मेरे शिव की आराधना का मौका मिल जाएगा। वन ऑफ माय फेवरेट, सत्यम शिवम सुंदरम। बिल्कुल, ये मेरी गुजारिश है, फरमाइश नहीं कह सकता हूँ, ये गुजारिश है प्लीज़। दया करो प्रभु, देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन
सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बात है। इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा आप अपने सभी साथियों को बताना चाहेंगे कि ये गाना तो अपने समय का बहुत ज़्यादा फेमस गाना हुआ था, लेकिन ये इस फिल्म में इस गाने के पिक्चराइजेशन और जो एक्ट्रेस थी उनकी ड्रेसेस पे लेकर एक बड़ा कंट्रोवर्सी भी उठ गया था, जिसको लेकर तमाम बातें हुई थी। हालांकि फिल्म की जो थीम थी चेष्टा, वो फिल्म उस समाज के समय के लिए एक दर्पण का काम करती है। फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी थी, लेकिन इसमें जो एक्ट्रेस के ड्रेस था उसको जीनत अमान, उनकी इस यूनिफॉर्म को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। तो हम अपने इस सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस संगीत में सफ़र को। और मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे इंटरव्यू शूट करने पे हमारा मन नहीं करता कि हम इसे बंद करें। कुछ कहना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। अच्छा, अभी कुछ हमारे पास सवाल बचे हुए हैं। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जिन्हें मजबूरी में हमें बंद करना पड़ता है, समय बड़ी बाधा बन जाती है। आपकी आवाज़ सुनता हूँ और काफ़ी समय से सुन रहा हूँ। एक आवाज़ मैं और भी सुनता हूँ जो मुझे निश्चित ही बहुत पसंद है, और वो भी एक छोटी सी बच्ची है। हाँ, उसका कद आज की तारीख में बहुत बड़ा है। वो एक विधायक है बिहार की, मैथिली। इस सवाल को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो इस समय तय कर रहे होंगे कि आपने एक इंडियन आइडल का एक जो बताया कि आपने वहाँ से कैसे वापसी की। मैथिली का भी कई बार कई ऐसे वीडियोज़ आए जिसमें उनको रिजेक्ट किया गया, लेकिन आज मैथिली सिर्फ मिथिला बिहार की नहीं पूरे देश की आवाज़ बन गई। क्या कहना चाहेंगी? मैथिली ठाकुर से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा वर्सेटाइल फोक सिंगर मैंने आज की डेट में नहीं देखा। उनके गले में साक्षात सरस्वती माँ का वास है। वो बहुत बहुत अच्छा गाती हैं, और कभी फ्यूचर में मौका मिला तो मैं उनसे मिलना भी ज़रूर चाहूँगी। मुझे पर्सनली उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। उन्हीं की तरह मैंने भी शुरुआत की थी, ऐसे ही छोटे से थी मैं, तब से मुझे गाने का शौक़ था। उनके जितनी बड़ी तो नहीं हुई हूँ, पर हाँ कोशिश है कि आगे जाके शायद उस मुकाम पे पहुँचने की मेरी पूरी कोशिश है। और हमारी फिल्मेटिक्स की टीम ये वादा करती है कि जिस मुलाकात को आप करने का मन में बना रही हैं, वो मुलाकात हमारी टीम, हम सभी साथ में चल के आपकी उस मुलाकात को मुकम्मल भी कराएंगे। और वो भी मंच फिल्मेटिक्स का होगा जिसपे उस मंच पे मेहमान न सिर्फ मैथिली ठाकुर होंगी बल्कि ये आवाज़ भी होगी। ये हमारी फिल्मेटिक्स टीम साथ में रहेगी, और यही जो हमारी यहाँ पर विभूतियाँ बैठी हैं ये भी रहेंगी। तो इस सफ़र को समापन करने के लिए आप लोगों की आज्ञा चाहिए, या आप लोगों के मन में अभी कोई और बात है, कुछ आप लोग कहना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे? एक क्वेश्चन है, जैसे आप गाना गाती हैं बहुत ज़्यादा अच्छा, बट धार्मिक गाने ज़्यादा आप गाती हैं, तो क्या कभी हम एनम को बॉलीवुड सिंगिंग में देखेंगे क्या? बिल्कुल, मैं सबके लिए ओपन हूँ। आई एम ओपन फॉर बॉलीवुड ऑल्सो। मैं धार्मिक भी बहुत सारे गीत गाती हूँ, और जैसी अपॉर्चुनिटी मिले। मैं तो ऐसी आर्टिस्ट हूँ, मुझे बस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। तो बॉलीवुड सिंगिंग छोड़ के कुछ और करने का मन है? मैंने किया है पास्ट में। एक्टिंग करवाओगी क्या? नहीं, एक्टिंग नहीं, जैसे बिजनेस होती है बहुत। एक्टिंग करोगी? एक्टिंग की है जी हाँ, अच्छा जी। पास्ट में जाम तारा 2 करके एक वेब सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें मैंने एक छोटा सा रोल प्ले किया है। गुड। क्या देखिए, क्या मतलब सवाल की रिलेवेंसी देखिए कि उसका सवाल आया और मुझे लगा कि एक्टिंग भी करवाओगी, उसने एक्टिंग कर रखी है। वेरी गुड। अब आगे तो मुश्किल ही है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट थोड़ा 2 चीज़ों में ज़्यादा है, एक तो बिज़नेस और एक म्यूज़िक। ये मेरे 2 ह्यूज इंटरेस्ट्स हैं जिन पर मुझे काम करना है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर कोशिश भी करूँगी एक्टिंग में जाने का, तो मैं उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो जो चीज़ करनी चाहिए हमें थोड़ा पूरे मन से करनी चाहिए, तो मैं अपना पूरा ध्यान इसमें लगा रखा है। 5 साल बाद हम एनम खुद को कहाँ देखती हैं? आज से 5 साल 5 साल बाद भी आयमन आपको यहीं मिलेगी, आप सबके पास।
बस शायद थोड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई होगी। और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना हम लोगों की यही रहेगी। तो इंटरव्यू के हम आखिरी दौर में हैं। रश्मि, कुछ आपके मन में सवाल? एनम, आप मुस्लिम हैं तो आप ज़्यादातर धार्मिक गीत गाती हैं, तो कभी ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है कि आपको उसका सामना करना पड़ा हो? ऐसी कंट्रोवर्सीज़ का तो बीइंग अ मुस्लिम आर्टिस्ट मुझे डेली सामना करना पड़ता है। पर एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज हुई थी जब मैंने सत्यम शिवम सुंदरम गाया था। एक मतलब मेरा ही फेवरेट गाना जो मैंने भी सुना जी एक स्टेज पे गाया था और वहाँ से मुझे ये सुनने को मिला था कि ये मुसलमान होके ये गाना कैसे गा सकती है। तो उस पर मेरी मम्मा ने जवाब दिया था कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता। क्या बात? और ये संगीत किसी की जहांगीर नहीं है, जो चाहे वो गा सकता है। और मेरा जवाब ये था कि मेरे लिए सब कुछ संगीत है, मेरे लिए बात करना भी संगीत है। हम बात भी एक सर्टेन स्केल में करते हैं। तो अभी जितनी देर से हमारी बातचीत हो रही है ये सब संगीत है, ये सब सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। तो अगर ऐसी कोई कंट्रोवर्सीज होती हैं तो बस हमें हैंडल करना आना चाहिए। हमारा हम लड़ाई थोड़ा दूर रहते हैं लड़ाई से, हिंसा के पथ पे हम नहीं चलते हैं थोड़ा। तो अगर कोई कर रहा है ऐसी कंट्रोवर्सी तो वो उनके संस्कार हैं। मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और परमारत के कारणे। कबीरदास जी ने कहा था कि मैंने कभी कागज नहीं छुआ और कलम मेरे हाथ में नहीं गया। तो लोगों ने सवाल ये उठाए थे कि जब इन्होंने कागज को नहीं छुआ, कलम को हाथ नहीं लगाया, तो इन्होंने तमाम ऐसी रचनाएं कैसी कर दी। यहाँ पर विषय, और कबीरदास उन विभूतियों में से थे जिन्होंने तमाम ऐसी लोग, ऐसी सोच जो समाज को विखंडित विघटित करती है, उनको जवाब दिया। फिर चाहे वो हिंदू रहे हों, चाहे वो मुस्लिम रहे हों। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाए बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग देखा बहिरा हो खुदाए। मंदिर के विषय पर, हिंदुओं के विषय पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजने से अगर हरि ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। और ताकि पूजा कोई ना करे, जाका पीसा खाए। घर में चकिया होती थी पहले। आज समाज को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो दोनों ऐसे विघटनकारी लोगों को सिर्फ जवाब दें जी। प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं हो। मैं खुले मंच से कह रहा हूं, हर किसी से कह रहा हूं। ऐसे विषय पर हमने मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ा है, हमने पद्मावत पढ़ा है, हमने सूरदास को देखा है, हमने रसखान को पढ़ा है, और हम इन्हीं विषयों को पढ़कर बड़े हुए हैं। और आज अगर कोई ऐसे विषय उठाता है तो मुझे लगता है कि उनके हमें कंट्रोवर्सी करने से ज़्यादा ये रहेगा कि हम तुम्हें ही समाज से बेदखल कर देंगे। क्या बात है। तो आप जिस आवाज़ को, जिस शख्सियत को अब तक महसूस कर रहे थे, यह आवाज़ थी एमन जावेद फारूकी की। यह आवाज़ अब आकाशवाणी पे भी पहुंच चुकी है। एमन दिल्ली भी जा रही हैं, पार्लियामेंट भी जा रही हैं। भविष्य को लेकर इनके मन में तमाम सवाल भी हैं, लेकिन अब इन्होंने इस सवालों को रोक दिया है और अपने भविष्य की उस विजय गाथा को तय करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। जीवन संघर्ष में रहा, लेकिन संघर्षों से कभी भी न ये न इनका परिवार विचलित हुआ, जिसका परिणाम है कि आज ये आवाज़ कई दिलों पर राज कर रही है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये आवाज़ जल्द ही विश्व के हर पटल पर सुनाई पड़े। हमारे साथ हमारी टीम ने आपके साथ इस पल को वास्तव में न सिर्फ महसूस किया, बल्कि हमें एक गौरव की भी अनुभूति हुई। और निश्चित ही जिस प्रकार से आपका स्वर है, ये हमें एहसास कराता है कि हम लोग साक्षात किसी स्वर की देवी के सामने बैठे थे। और आप सभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमसे जुड़ें, और एक प्रयास हमारा और भी रहेगा कि जल्द ही एमन हमें हमारे चैनल पे कई और प्रोग्राम साझा करती हुई नजर आएंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।